So hello everyone, welcome back to the Science Mentor. Okay, so स्टूडेंट अब हम फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल पार्ट पर आते हैं, पैकेजिंग, प्रिजर्वेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एविडेंस। सो अब तक हमने एविडेंस को आइडेंटिफाई और कलेक्ट करना देखा, लेकिन एक क्वेश्चन है कि एविडेंस कलेक्ट करने के बाद उसका क्या करेंगे। बिकॉज एविडेंस सिर्फ कलेक्ट कर लेना इनफ नहीं है। अगर एविडेंस को गलत तरीके से पैक कर दिया या प्रिजर्व किया गया या लेबोरेटरी तक इम्प्रॉपरली ट्रांसपोर्ट किया गया तो एविडेंस की एविडेंशियरी वैल्यू कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो सकती है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कि क्राइम सीन पर हमें ब्लड सैंपल मिला और इन्वेस्टिगेटर ने उसको कलेक्ट किया और डायरेक्टली एक एयर टाइट पैकेट प्लास्टिक बैग में सील कर दिया। सो एट अ वेरी फर्स्ट ग्लांस ये सेफ लग रहा है बिकॉज प्लास्टिक बैग लीकेज प्रिवेंट करेगा, बट फॉरेंसिक साइंस में ये एक्चुअली डेंजरस हो सकता है क्योंकि वेट बायोलॉजिकल एविडेंस के अंदर मॉइस्चर होती है। अगर एयर टाइट प्लास्टिक कंटेनर में मॉइस्चर ट्रैप हो गई तो बैक्टीरिया और फंगी ग्रो कर सकते हैं। इससे बायोलॉजिकल मटेरियल डिग्रेड हो सकता है और डीएनए एनालिसिस कंप्रोमाइज हो सकता है। ओके, सो देयरफॉर पैकेजिंग के बेसिक प्रिंसिपल्स एविडेंस की नेचर के अकॉर्डिंग पैकेजिंग मटेरियल सिलेक्ट करना होता है। सो अब हम देखेंगे कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ पैकेजिंग properly. So purpose of packaging, let me choose the highlighter. So सबसे पहला फिजिकल प्रोटेक्शन। ओके, तो एविडेंस को ब्रेक ना हो जाए, क्रश ना हो जाए, कंटेमिनेट ना हो जाए या कोई फिजिकल डैमेज से प्रोटेक्ट करने के लिए पैकेजिंग प्रॉपरली होनी चाहिए, सबसे पहला पॉइंट। उसके बाद आता है, जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हैं कि ग्लास फ्रेगमेंट्स हैं, उसको लूज एनवलप में नहीं रखना होगा क्योंकि वो दोबारा और ज्यादा ब्रेक हो सकते हैं। सेकंड है केमिकल प्रोटेक्शन। ओके, प्रिवेंट केमिकल डिग्रेडेशन। सो एविडेंस में केमिकल डिग्रेडेशन नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, फायर डेब्रिस में वोलेटाइल सब्सटेंस हो सकते हैं। अगर इम्प्रॉपर कंटेनर यूज किया गया तो वोलेटाइल हाइड्रोकार्बन एवापोरेट हो जाएंगे। ओके, तो इसीलिए केमिकल प्रोटेक्शन भी जरूरी है। उसके बाद थर्ड आता है प्रिवेंट लॉस, कंटेमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन। तो एविडेंस का कोई पोर्शन एक्सीडेंटली लॉस्ट नहीं होना चाहिए और किसी अनदर मटेरियल के साथ मिक्स या सब्स्टिट्यूट नहीं होना चाहिए। ओके, तो तीनों पॉइंट हो चुके हैं ये कंप्लीट। सो पैकेजिंग का ऑब्जेक्टिव सिर्फ एविडेंस को कैरी करना नहीं होता, तो ऑब्जेक्टिव ये है कि एविडेंस को उसकी ओरिजिनल लोकेशन के एज क्लोज एज पॉसिबल प्रिजर्व करना। ओके, तो यहाँ पे देखिए पर्पस ऑफ पैकेजिंग लिखा हुआ है कि प्रिवेंट फिजिकल डैमेज, प्रिवेंट केमिकल डिग्रेडेशन, टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट एविडेंस लॉस और सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे हिंदी में एक भी है कि भौतिक क्षति या टूट फूट से बचाता है, रासायनिक क्षरण से को रोकता है यानी केमिकल रिएक्शंस को रोकता है, साक्ष्य के गुम होने या बदलने के से सुरक्षा प्रदान करता है। ओके, ओके, तो बेसिक रूल है। ओके, लेट्स टेक अ ब्लैंक स्लाइड। ओके, तो बेसिक रूल है कि जो पैकेजिंग मटेरियल है okay, जो पैकेजिंग मटेरियल है उसके डिपेंडेंसी के हिसाब से
मतलब पैकेजिंग मटेरियल का जो मटेरियल है वो डिपेंड ऑन नेचर एंड स्टेट ऑफ एविडेंस। ओके, so and the evidence state may be solid, liquid, wet, dry, कुछ भी हो सकती है। So select suitable container according to the evidence material state container। Okay, so अब स्लाइड में सेकंड इम्पोर्टेंट पॉइंट है चॉइस ऑफ पैकेजिंग मटेरियल। ओके, तो यहाँ एक सिंपल रूल याद रखिए, वन कंटेनर डज नॉट फिट ऑल एविडेंसेस। ओके, सो पैकेजिंग एविडेंस की फिजिकल स्टेट और नेचर के अकॉर्डिंग डिसाइड होगी, जैसे मैंने अभी बताया। तो सॉलिड एविडेंस, लिक्विड एविडेंस, वेट बायोलॉजिकल एविडेंस, ड्राई बायोलॉजिकल एविडेंस, फायर डेब्री, शार्प ऑब्जेक्ट, सबके लिए एक कंटेनर यूज नहीं करेंगे, अलग अलग कंटेनर यूज होंगे। ओके, so for packaging material must be selected strictly according to the physical state of evidence। ओके, सब मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, विच इज बायोलॉजिकल एविडेंस पैकेजिंग। और ये इम्पोर्टेंट है एग्जाम परस्पेक्टिव से। सो ये स्लाइड हाई यील्ड स्लाइड है, मतलब इससे वेटेज ज्यादा है। तो अगर आप फोरेंसिक एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये रूल डेफिनेटली याद रखिए कि वेट बायोलॉजिकल एविडेंस should not be sealed in airtight plastic। ओके, सो वेट बायोलॉजिकल एविडेंस में एग्जांपल हैं जैसे कि वेट ब्लड, सीमन, सलाइवा एंड अदर moist biological samples। ओके, सो अगर ये मटेरियल वेट कंडीशंस में है तो पहले प्रॉपर्ली ड्राई करना इम्पोर्टेंट है। ओके, सो द वेट बायोलॉजिकल एविडेंस must never be packaged in a airtight plastic bag। ओके, अब देखते हैं कि why plastic is dangerous for wet biological material। ओके, तो प्लास्टिक जनरली मॉइस्चर को ट्रैप करता है। अगर ब्लड स्टेन क्लॉथ अभी वेट हैं और हम उसको एयरटाइट प्लास्टिक बैग में डाल देते हैं तो बैग के अंदर मॉइस्चर, वार्म और ऑर्गेनिक मटेरियल ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए फेवरेबल कंडीशन क्रिएट कर देता है, जिससे बैक्टीरिया और फंगी ग्रो कर सकते हैं और माइक्रोबियल एक्टिविटी बायोलॉजिकल मटेरियल को डिग्रेड कर सकती है। इससे डायरेक्ट इफेक्ट डीएनए प्रोफाइलिंग पर भी आ सकता है। So therefore, wet biological evidence is always kept in the air dry container, okay, and breathable paper packaging। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि एयर ड्राइंग का मतलब एविडेंस को अननेसेसरली एक्सपोज करना नहीं है। एविडेंस को प्रोटेक्टेड क्लीन एरिया में रूम टेम्परेचर पर अप्रोप्रिएटली ड्राई किया जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि वेट ब्लड स्टेन क्लॉथ शुड बी केप्ट इन packed in, so correct answer will be generally breathable paper bag packaging। Okay, after a proper drying। Okay, properly ड्राई करने के बाद उसे ब्रेथेबल पेपर बैग में रखना। ओके, तो यहाँ पर दिया भी हुआ है करेक्ट प्रोटोकॉल।
आप यहाँ पढ़ सकते हैं करेक्ट प्रोटोकॉल क्या है कि एयर ड्राई द आइटम slowly at the bottom at the room temperature in a protected area, then package in breathable paper bag or envelopes. So shortcut is wet biological एविडेंस है तो उन्हें पहले ड्राई फर्स्ट उसके बाद पेपर बैग ब्रेथेबल पेपर बैग. सो ब्लैंक स्लाइड देख लेते हैं एक बार. हाँ जी, यहीं पे देख लेते हैं. इसको इरेज करते हैं सबसे पहले. ओके, पेन. तो अगर कोई वेट ब्लड या फिर सीमन या सलाइवा कोई भी एविडेंस है तो सबसे पहले एयर ड्राई देन पैक इन ब्रेथेबल पेपर बैग. एंड एनवेलप. ओके, तो एयर टाइट प्लास्टिक बिल्कुल नहीं. एयर टाइट प्लास्टिक का यूज नहीं किया जाएगा. ओके, क्योंकि प्लास्टिक जो है वो मॉइस्चर को ट्रैप करती है और बैक्टीरिया फंगल ग्रोथ करती है जिससे बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन हो सकता है और डीएनए क्या हो सकता है, डिटोरिएशन. ओके, यानी डिग्रेड हो सकता है. इससे उसकी डीएनए प्रोफाइलिंग करना मुश्किल हो जाएगा. सब क्लास अगर मैं पूछूं कि वेट ब्लड सैंपल्स को एयर टाइट प्लास्टिक में रखना सही है तो गलत है, तो आंसर इज गलत है. और रीजन है कि मॉइस्चर ट्रैप होगी, माइक्रोबियल ग्रोथ होगी और डिग्रेड हो जाएगा डीएनए. तो ये चैन एग्जाम में ये सब चीजें एग्जाम के पर्सपेक्टिव से याद रखिए. अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर. बायोलॉजिकल एविडेंस ट्रैकिंग हो चुकी है. ओके, तो ये हम कवर कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में. तो हम देखेंगे एविडेंस पैकेजिंग मैट्रिक्स. ओके, सो इस टेबल को रखने की जगह लॉजिक के साथ समझना है. ओके, तो सबसे पहले है कि अगर कोई बायोलॉजिकल एविडेंस है जैसे कि ब्लड सीमन तो उसे पेपर बैग या डॉक्यूमेंट एनवेलप में रखना है. अब इक्वेशन क्या क्या है कि सबसे पहले एयर ड्राई will never use airtight plastic for wet biological evidences. ओके, उसके बाद आता है ऑर्गन रेसिड्यू या फायर डेब्री यानी. ओके, सो अब फायर इन्वेस्टिगेशन में जो डेब्री कलेक्ट होता है उसमें वोलेटाइल हाइड्रोकार्बन या इग्निटेबल लिक्विड रेसिड्यू हो सकता है. तो यहाँ ऑब्जेक्टिव क्या होगा, तो एवेपोरेशन से प्रिवेंट करना सबसे पहला. ओके, तो यहाँ प्रिकॉशन होगा कि इवापोरेशन से प्रिवेंट करना. therefore airtight containers such as airtight metal cans और suitable airtight glass jars यूज किए जाते हैं. ओके, so depending upon the evidence और laboratory protocol. यहाँ पे यूज किए जाते हैं मेटल कैंस, एयरटाइट और ग्लास जार्स. क्यों एयरटाइट क्यों यूज किए जाते हैं, क्योंकि अगर कंटेनर ओपन या पोरस हुआ तो वोलेटाइल कंपाउंड इवापोरेट हो सकते हैं.
और फिर लेबोरेटरी को ओरिजिनल रेसिड्यू नहीं मिलेगा। ओके, तो प्रिवेंशन इवापोरेशन ऑफ वोलेटाइल कंपाउंड, इसलिए इनको। ओके, तो नेक्स्ट है शार्प ऑब्जेक्ट। ओके, नाइफ, ग्लासेस। ओके, इसकी रेजर भी हो सकता है या अदर शार्प इंस्ट्रूमेंट कोई भी। इनको ऑर्डिनरी पेपर एनवेलप में लूजली नहीं रखना होता है। ओके, एप्लीकेशन है कि लूजली उसमें पेपर बैग के किसी में नहीं नहीं रखना है, क्योंकि इन्वेस्टिगेटर जो है वो लेबोरेटरी स्टाफ या जो भी कोई एविडेंस को हैंडल करेगा उससे इंजर्ड हो सकता है। ऑल्सो शार्प एजेस कंटेनर को पंचर कर सकती हैं। देयरफॉर रिजिड कंटेनर सच एज रिजिड कार्डबोर्ड बॉक्स और सुटेबल प्रोटेक्टिव ट्यूब यूज की जाती हैं। ओके, सो द इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि इंजरी या पंक्चर से बचाया जा सके, तो प्रिवेंट इंजरी या कंटेनर पंक्चर। थर्ड, लिक्विड कार्डबोर्ड बॉक्स से प्लास्टिक ट्यूब्स में रखा जाता है। ओके, सो अब नेक्स्ट आता है ट्रेस एविडेंसेस। तो ट्रेस एविडेंसेस में आते हैं जिनकी हेयर, फाइबर, ये सब चीजें। सो ट्रेस एविडेंस बहुत इजीली लॉस हो सकते हैं। सो अगर कंटेनर में प्रॉपर्ली सील नहीं हुआ तो स्मॉल फाइबर या हेयर एस्केप हो सकते हैं। इसलिए पेपर फोल्ड कॉल्ड ड्रगिस्ट फोल्ड, ये सुटेबल एनवेलप यूज किया जा सकता है यहाँ पर। सो मैं यहाँ एक एग्जाम पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि ड्रगिस्ट फोल्ड जो होता है ये फोल्डेड पेपर टेक्निक है जिसमें स्मॉल ट्रेस एविडेंस को सेफली कंटेन किया जा सकता है। पेपर के फोल्ड एविडेंसेस को रिटेन करते हैं और लॉस प्रिवेंट करता है। ओके, ओके, सो पेपर फोल्ड और ड्रगिस्ट फोल्ड बोलते हैं इसे। इन इनमें रखे जाते हैं और स्टील कंटेनर टू प्रिवेंट लीकिंग। अगर छोटा सा भी लीक है तो हेयर फाइबर या कोई और फाइबर एस्केप कर सकता है। एंड लास्ट कैटेगरी इज डॉक्यूमेंटिंग पेपर। ओके, तो डॉक्यूमेंट्स को रिजिड पेपर एनवेलप में प्रिजर्व किया जाता है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को अननेसेसरी फोल्ड, स्टेपल, पिन या पंच नहीं करना होता है, बिकॉज डॉक्यूमेंट इटसेल्फ में कंटेन इम्पोर्टेंट फिजिकल एविडेंस सच एज इम्प्रेशन, फाइबर, राइटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, स्टेन, फोल्ड और अदर फीचर्स। सो इनको रिजिड पेपर एनवेलप में रखा जाता है और ना तो फोल्ड किया जाता, ना स्टेपल, ना पिन। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ कुछ नहीं किया, ये सब चीजें नहीं की जाती। ओके, तो एक बार हम इसे रिवाइज कर लेते हैं ब्लैंक शीट पर जाकर, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले बायोलॉजिकल जो एविडेंसेस होते हैं, बायोलॉजिकल एविडेंसेस को बायोलॉजिकल एविडेंसेस को पेपर बैग या एनवेलप यानी ब्रेथेबल पेपर बैग स्लैश एनवेलप। उसके बाद होते हैं नो प्लास्टिक एयर टाइट। ओके, यूज इन दिस टाइप ऑफ एविडेंस। उसके बाद फायर डेबरी, इसको हम एयर टाइट मेटल ग्लास कैंस, और ये ग्लास ट्यूब, ये ग्लास जार में रख सकते हैं। थर्ड आता है शार्प ऑब्जेक्ट्स। तो शार्प ऑब्जेक्ट्स को रिजिड बॉक्स में, जिससे वो किसी अदर बॉक्स को पंक्चर ना कर दें और हैंडल करने वाले को इंजर्ड ना करते हैं। उसके बाद हेयर फाइबर्स,
फ्रेश एविडेंसेस, ये सब पेपर फोल्ड में, ठीक है, जिसे ड्रग फोल्ड भी बोलते हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंट एनवलप, डॉक्यूमेंट्स कहाँ पे रखे जाते हैं, एनवलप में, यानी एनवलप, और ना तो उन्हें फोल्ड किया जाता ना स्टेपल किया जाता ना पिन किया जाता। ऐसे हमने डिवाइस कर लिया यहाँ पे। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। ये हमने देख लिया। उसके बाद लेबलिंग एंड सीलिंग प्रोटोकॉल। सो पैकेजिंग के बाद नेक्स्ट इम्पोर्टेंट स्टेप है लेबलिंग और सीलिंग। सो एविडेंस पैकेज को देखकर लेबोरेटरी ऑफिसर को इमीडिएटली आइडेंटिफाई कर पाना चाहिए कि ये एविडेंस किस केस का है, किस आइटम का है, कब कलेक्ट हुआ, कहाँ से कलेक्ट हुआ और किसने कलेक्ट किया। इसी पर्पस के लिए प्रॉपर लेबलिंग मैंडेटरी है। ओके, सो मैंडेटरी लेवल इंफॉर्मेशन है कुछ, तो लेवल पर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इंक्लूड होनी चाहिए, जैसे कि सबसे पहले केस और एफआईआर नंबर, ये एविडेंस को पर्टिकुलर क्रिमिनल केस से लिंक करता है। दूसरा, आइटम की डिस्क्रिप्शन, फॉर एग्जांपल ब्लड स्टेन क्लॉथ है या फिर ब्रोकन ग्लास फ्रेगमेंट है। ओके, तो थर्ड आता है डेट एंड टाइम ऑफ कलेक्शन, यानी एविडेंस कब कलेक्ट हुआ। एंड फोर्थ है एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ सोर्स, यानी एविडेंस क्राइम सीन के किस एग्जैक्ट लोकेशन से मिला। एंड उसके बाद कलेक्टर नेम एंड सिग्नेचर, तो एविडेंस को कलेक्ट करने वाले ऑफिसर या इन्वेस्टिगेटर की आइडेंटिफिकेशन, ये इंफॉर्मेशन लेटर डॉक्यूमेंटेशन और चेन ऑफ कस्टडी मेंटेन करने में एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होती है। ओके, सो एविडेंस लेवल इज बेसिकली केस और एफआईआर नंबर। ओके, सबसे पहले केस स्लैश एफआईआर नंबर, देन आइटम डिस्क्रिप्शन, फिर उसके बाद डेट एंड टाइम ऑफ कलेक्शन, देन एग्जैक्ट लोकेशन स्लैश सोर्स, उसके बाद कलेक्टर नेम स्लैश सिग्नेचर। अब लेबलिंग के साथ सीलिंग भी इक्वली इम्पोर्टेंट है, तो अब सीलिंग की बात करते हैं। ओके, तो सीलिंग की बात करते हैं अब। सो एविडेंस कंटेनर को प्रॉपर्ली सील किया जाता है सो दैट द अनऑथराइज्ड ओपनिंग इमीडिएटली डिटेक्टेबल हो। सो इसी कंसेप्ट को बोलते हैं टेम्पर एविडेंस सीलिंग। सो मीनिंग, अगर कोई पर्सन पैकेज को अनऑथराइज्ड मैनर में ओपन करता है, सील विजिबल, डिस्टर्ब या ब्रोकन होनी चाहिए। टेप कंटेनर ओपनिंग के अक्रॉस अप्लाई की जाती है। ओके, और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ऑफिसर का सिग्नेचर और सील टेप के अक्रॉस होना चाहिए, क्योंकि अगर मतलब सिग्नेचर, सील और कंटेनर के कनेक्शन को ऑथेंटिकेट करना है। अगर कोई पर्सन टेप रिमूव करता है, पैकेज ओपन करे और न्यू टेप लगाए तो ओरिजिनल सिग्नेचर पैटर्न डिस्टर्ब हो जाएगा, देयरफॉर अनऑथराइज्ड ओपनिंग डिटेक्टेबल हो सकती है। ओके, द एविडेंट tape must be applied across the
container opening, officer must sign across the tape edge. Any unauthorized attempt to open may break the seal visibly. ओके, यानी सीलिंग टेप को डिब्बे के ढक्कन पर लगाया जाना चाहिए। टेप के किनारों पर अधिकारी के आधे हस्ताक्षर होने चाहिए। अनधिकृत रूप से खोलने पर सील टूटी जानी चाहिए। ओके, सो सिग्नेचर शुड क्रॉस द सील टेप एजेस। सिर्फ पैकेज पर नहीं, कहीं भी सिग्नेचर कर देना सफिशिएंट कंसेप्ट नहीं होगा। अगर आप पैकेज पर कहीं भी सिग्नेचर कर दो तो ये सफिशिएंट कंसेप्ट नहीं होगा। सिग्नेचर का पर्पस सील इंटीग्रिटी को ऑथेंटिकेट करना है। ओके, तो सिग्नेचर सील के ऊपर ही होंगे। ओके, तो यहाँ तक हमने देख लिया। अब हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं। ठीक है, रिजर्वेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन प्रोटोकॉल। सो अब एविडेंस पैक हो गया, सील हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एविडेंस को लैबोरेटरी तक कैसे ट्रांसपोर्ट करेंगे? तो यहाँ दो मेजर कंसेप्ट आते हैं। पहला ट्रांसपोर्ट कंट्रोल, दूसरा रैपिड एंड सिक्योर ट्रांसपोर्टेशन। सो सबसे पहले देखते हैं टेम्परेचर कंट्रोल। सो बायोलॉजिकली एग्जिबिट पर्टिकुलर लिक्विड जैसे कि फ्लूइड या कोई लिक्विड या फ्लूइड जैसे कि ब्लड, टिश्यू, ऑर्गन, ये सब डिग्रेडेशन सेंसिटिव होते हैं। ओके, तो ये जल्दी डिग्रेड हो सकते हैं, तो इसलिए अप्रोप्रिएट टेम्परेचर मेंटेन करना पॉसिबल है। स्लाइड में रेफ्रिजरेटेड कंडीशन अप्रोक्सीमेटली 4 डिग्री सेल्सियस और सर्टेन सुटेबल में फ्रीजिंग अराउंड -20 डिग्री सेल्सियस का रेफरेंस दिया गया है। देख सकते हैं आप यहाँ पे। सो रिक्वायर रेफ्रिजरेशन 4 डिग्री और फ्रीजिंग -20 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट। सो स्टूडेंट्स, एक इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल पॉइंट है कि एग्जैक्ट टेम्परेचर एंड वेदर refrigeration or freezing is appropriate depend on the type of specimen and applicable laboratory protocols के ऊपर ये डिपेंड करेगा। तो अगर बायोलॉजिकल एविडेंस है तो टेम्परेचर कंट्रोल करना पड़ेगा। 4 डिग्री रेफ्रिजरेशन के लिए और फ्रीजिंग के लिए -20 डिग्री व्हेन एप्रोप्रिएट। तो जैविक नमूने यानी कि तरल रक्त और अंग को परिवहन के दौरान 4 डिग्री सेल्सियस और -20 डिग्री सेल्सियस में रखना आवश्यक है। ओके, रेफ्रिजरेशन के लिए 4 डिग्री, रेफ्रिजरेशन के लिए 4 डिग्री सेल्सियस एंड फ्रीजिंग के लिए -20 डिग्री सेंटीग्रेड। दूसरा पॉइंट आता है रैपिड ट्रांजिट टू एफएसएल यानी फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी। तो एविडेंस को अननेसेसरी डिले किए बिना लेबोरेटरी भेजना क्यों, ये क्यों जरूरी है? बिकॉज सर्टेन एविडेंस डिस्ट्रॉय होते हैं टाइम के साथ। तो जैसे कि बायोलॉजिकल एविडेंस इस पर देख लिया, अगर एविडेंस सेवरल डेज तक इम्प्रॉपरली स्टोर्ड रहा तो डिग्रेडेशन हो सकती है। ओके, सो देयर कलेक्शन, देन पैकेजिंग, देन सीलिंग, देन डॉक्यूमेंटेशन, देन सिक्योर ट्रांसपोर्टेशन टू द लैबोरेटरी। दिस एंटायर प्रोसेस शुड बी प्रॉपर्ली कंट्रोल्ड। ओके, सो देख लेते हैं एक बार और ब्लैंक स्लाइड। तो पहले कलेक्शन, देन पैकेजिंग, देन सीलिंग, उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन, देन सिक्योर ट्रांसपोर्ट
and to the laboratory. Okay, so ये यहाँ पर एंड एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि है सिक्योरिटी ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट. ओके, सो ट्रांसपोर्टेशन में सिक्योरिटी भी इम्पोर्टेंट है. हाई वैल्यू ऑफ सेंसिटिव एविडेंस को सिक्योर कस्टडी में ट्रांसपोर्ट किया जाना चाहिए. और हैंड डिलीवरी ऑथराइज पर्सनल या प्रॉपर रिसिप्ट डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करना एक स्ट्रॉन्गर कंट्रोल देता है ऑर्डिनरी पोस्टल ट्रांजिट के कंपैरिजन में. ओके, तो मेन ऑब्जेक्टिव है कि एविडेंस लॉस ना हो, डैमेज ना हो, सब्स्टिट्यूट ना हो और टेम्पर ना हो. ओके, तो ट्रांसपोर्टेशन का मेन गोल सिक्योर, रैपिड, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, नो टेम्परिंग, नो लॉस. ओके, सो ट्रांसपोर्टेशन गोल्स आर सबसे पहला सिक्योर, देन रैपिड, थर्ड प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, and no tampering. Then no loss or substitution. And evidence transferred to FSL Forensic Science Lab. Move to the next. Okay. So अब स्टूडेंट्स यहाँ एक एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट कंसेप्ट नेचुरली स्टार्ट होता है. हमने एविडेंस कलेक्ट किया, पैक किया, लेबल किया, सील किया, ट्रांसपोर्ट किया और लेबोरेटरी को दिया. अब क्वेश्चन आएगा कि कैसे प्रूव करेंगे कि लेबोरेटरी में जो एविडेंस एनालाइज हुआ है वही एविडेंस है जो क्राइम सीन से रिकवर हुआ था. इस क्वेश्चन का आंसर चेन ऑफ कस्टडी है. चेन ऑफ कस्टडी फोरेंसिक साइंस का एक फंडामेंटल लीगल और प्रोसीजरल कंसेप्ट है. ओके, सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो चेन ऑफ कस्टडी एविडेंस की कंप्लीट डॉक्यूमेंटेड जर्नी है. यानी एविडेंस क्राइम सीन से कलेक्ट होने के बाद किसने कलेक्ट किया, किसने रिसीव किया, किसने स्टोर किया, किसने ट्रांसफर किया, किसने एग्जामिन किया, कब ट्रांसफर हुआ, कहाँ ट्रांसफर हुआ, किस कंडीशन में था, ये सबका डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है. ऑफिशियल डेफिनेशन देखें तो chain of custody is a documented chronological history showing that unbroken track of collection, custody, control, transfer and analysis and then final disposition of the final physical evidence. इस डेफिनेशन में एक इम्पोर्टेंट वर्ड है क्रोनोलॉजिकल. पहले एक बार हिंदी में देखते हैं कि साक्ष्य के संग्रह से लेकर अदालत में प्रस्तुत किए जाने तक उसके रखरखाव, नियंत्रण, हस्तांतरण, विश्लेषण व अंतिम स्थिति को दर्शाने वाले संपूर्ण दस्तावेजी इतिहास. ओके, तो इस डेफिनेशन में एक इम्पोर्टेंट वर्ड आया क्रोनोलॉजिकल. सो मीन्स एवरी इवेंट की सीक्वेंस में हुए, किस सीक्वेंस में इवेंट हुए. एंड सेकंड इम्पोर्टेंट फ्रेज आया अनब्रोकन ट्रैक, यानी कस्टडी में अनएक्सप्लेन गैप नहीं होना चाहिए कहीं पर भी. डॉक्यूमेंटेड क्रोनोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ एविडेंस नाउ करेक्ट. ओके, तो एक बार ब्लैंक स्लाइड पे चल के देखते हैं कुछ. सो document, what is chain of custody? Chain of custody is documented chronological history of evidence
फ्रॉम कलेक्शन टू फाइनल डिस्पोजिशन। ठीक है, तो कुछ कीवर्ड्स इसमें जैसे कि डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए, क्रोनोलॉजिकल होनी चाहिए, देन अनब्रोकन, उसके बाद कलेक्शन, देन कस्टडी, ट्रांसफर, एनालिसिस और फाइनल डिस्पोजिशन। ओके, सो चेन ऑफ कस्टडी का कोर प्रिंसिपल बहुत सिंपल है। सपोज क्राइम सीन से एक नाइफ रिकवर हुआ, इन्वेस्टिगेटर ने नाइफ चेक किया, तो ऑफिसर ए ने एविडेंस रूम में डिपॉजिट किया, एविडेंस रूम से ऑफिसर बी ने रिसीव किया, फिर लेबोरेटरी में एनालिस्ट ने रिसीव किया, एनालिस्ट ने नाइफ को एग्जामिन किया, कोर्ट में एविडेंस प्रोड्यूस हुआ। अब हमने ये कंप्लीट हिस्ट्री डेमोन्स्ट्रेट करनी है। सो बिकॉज कोर्ट के सामने डिफेंस लॉयर क्वेश्चन कर सकता है कि हाउ डू यू नो दिस इज द सेम नाइफ रिकवर्ड फ्रॉम द क्राइम सीन। तो अगर डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है तो चेन ऑफ कस्टडी ये स्टेबलाइज करने में हेल्प करती है कि एनालाइज एग्जिबिट वही एग्जिबिट है जो ओरिजिनल सीन से रिकवर्ड हुआ। ओके, सो द कोर प्रिंसिपल इज crime scene evidence, investigator, evidence room, laboratory, analyst, then court. The chain of custody proves the analyzed item is equals to the recovered item. ओके, तो अब चैन ऑफ कस्टडी का हम यहाँ पर तो हमने चैन ऑफ कस्टडी का थोड़ा ओवरव्यू ले लिया। ओके, और ये लेक्चर अभी लगभग 40 मिनट्स का होने वाला है, तो इस लेक्चर को हम यहीं पे ख़त्म करेंगे क्योंकि फिर लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाता है और अपलोड होने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है नेटवर्क इशू की वजह से। तो हम चेन ऑफ कस्टडी में हर एक स्टेप को चाहे वो कुछ भी हो उसको डिटेल में अभी पढ़ेंगे कि कैसे कैसे डॉक्यूमेंटेशन होता है चेन ऑफ कस्टडी में, चीज़ों का कैसे कैसे लॉगिंग होती है। ओके, हम पढ़ेंगे कि के बारे में अभी कुछ टाइम पहले पढ़ा था। सो कैसे कलेक्शन होता है, कस्टडी कैसे होती है, फिर ट्रांसफर कैसे किया जाता है, फिर एनालिसिस कैसे होता है, कोर्ट में फाइनल डिपोजिशन, इन सब चीज़ों को हम कवर करेंगे अभी अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में। ओके, और फर्दर अपकमिंग लेक्चर्स में हम अब एविडेंसेस के बारे में बात करेंगे और उनकी कैसे उनके बारे में जैसे कि डीएनए प्रोफाइलिंग या और सी प्रोसेस, बहुत सारे प्रोसेस हैं जिनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। डीएनए प्रोफाइलिंग का एक सेपरेट चैप्टर पढ़ेंगे बिल्कुल, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, तो आज की क्लास आप सब लोगों को कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर कोई फीडबैक या किसी भी तरह का कोई सजेशन हो या कुछ कंटेंट में आपको कमी लगी हो तो उस चीज़ को भी आप टेलीग्राम ग्रुप, कमेंट सेक्शन या फिर व्हाट्सएप कम्युनिटी, ये सब चीज़ों के डिस्क्रिप्शन में, चैनल की डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल हैं। आप वहाँ से मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं
और अगर नोट्स डालने में कभी मैं भूल जाऊँ, वैसे तो मैं डाल देता हूँ, अगर कभी भूल जाऊँ तो मुझे आप मैसेज करके याद दिला सकते हैं। और मैंने कुछ पीवाईक्यूज अपनी व्हाट्सएप कम्युनिटी पर अवेलेबल करवाए हैं फोरेंसिक साइंस के, तो आप उन्हें देखकर एक ओवरव्यू ले सकते हैं कि पेपर किस तरह का आएगा, तो आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। और हम टाइम बाय टाइम पोल्स भी करते हैं व्हाट्सएप कम्युनिटीज पर और टेलीग्राम चैनल पर भी, तो आप वहाँ पर ज्वाइन करके फुल डिटेल इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और क्लासेस की भी इंफॉर्मेशन वहाँ पर अवेलेबल होगी। सो आज की क्लासेस और अब तक की क्लासेस को, लेक्चर्स को रिवाइज करते रहिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद। जैसे कि आज इंडिपेंडेंस डे भी है, तो जय हिंद।